प्राइम टाइम न्यूज एट 9। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। आज के प्राइम टाइम न्यूज एट 9 की सबसे बड़ी खबर अमेरिका में हुई उस वारदात की जिससे पूरा देश दुखी और भौचक है। वैसे तो अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर हैं, लेकिन कंसास प्रांत में जो वारदात हुई उससे तो साफ हो गया कि अमेरिका में प्रतिक्रियावादी तत्वों की कमी नहीं है। सच तो यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नस्लीय तनाव बढ़ा है। जो भी हो, अमेरिका में नस्लीय भेद का शिकार भारतीय मूल के लोगों को भी होना पड़ रहा है और इससे सीधे सीधे असर भी पड़ेगा रिश्तों पर। कंसास प्रांत में एक शख्स ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चला दी। घटना में 32 साल के श्रीनिवास कुचिवोतला की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं 32 साल के आलोक मदासानी और 24 साल के इयन ग्रिलॉट घायल हो गए। हमला बुधवार शाम ओलेथ शहर के ऑस्टिन बार एंड ग्रिल्स रेस्तरां में हुआ है। पुलिस का कहना है कि हमलावर 51 साल का एडम पैरिंगटन नाम का शख्स है। उसे मिस्री राज्य से गिरफ्तार तो किया गया है। इस वारदात के तात्कालिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारक जिम्मेदार हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि वो जिम्मेदार कारक कौन से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा दिया। यह सबसे अहम है क्योंकि अमेरिका फर्स्ट का जब नारा दिया तो साथ में यह कहा था कि मैं अमेरिका के लिए ही सब कुछ करूंगा। इस नारे का युवा अमेरिकियों पर खासा असर पड़ा और वो इस नारे को बेहद पसंद करते हैं। युवा अमेरिकियों की नजर में एशियाई देश, विशेषकर भारतीय नागरिकों ने वहां की बड़ी नौकरियों पर जो कब्जा कर लिया है उस पर भी उनका गुस्सा रहता है। सिलिकॉन वैली में भारतीयों के वर्चस्व से अमेरिकी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। भारतीय उद्यमियों ने अपनी मेहनत से अमेरिका में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, ये तो सब जानते हैं, और वो अमेरिकियों को नौकरी देते हैं। इसे अब अमेरिकी अपना अपमान समझते हैं। वो पहले से समझते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो हवा दी है वो भी अब सामने आ रहा है। इन्हीं कारणों से अमेरिकी समय समय पर इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहे हैं। वो सामने आकर हमलावर ने गोली चलाते समय किस तरीके से भारतीय के साथ अभद्र व्यवहार किया वो भी अब आपको बताते हैं। एडम ने गोली चलाने से पहले चिल्लाकर कहा था, मेरे देश से निकल जाओ। ये जो नारा है, ये जो चिल्लाकर कहा गया, ये बहुत बड़ी बात है। देश से निकल जाने की बात वहां के युवा कर रहे हैं जब हमला करते हैं। आरोपी एडम अमेरिकी नौसेना में भी काम कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने इन लोगों को मध्य पूर्व का समझ लिया था। हालांकि पुलिस ने इस बाबत कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कुचिवोतला और मदासानी कंसास के ओलेथ शहर में गारमेन कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी पढ़ाई भारत में ही पूरी हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक हमले में घायल इयन ग्रिलॉट दोनों भारतीयों के बचाव में खड़े हुए थे, लेकिन हमलावर ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ग्रिलॉट ने अस्पताल में स्थानीय मीडिया से जो बात की है उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें हीरो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। इयन ग्रिलॉट का कहना था कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब सोचिए जरा, उसकी पत्नी 5 महीने से गर्भवती है, यह भी उन्होंने कहा। शायद कोई ताकत हम दोनों पर अपना साया रख रही थी। घटना के बाद अमेरिका में भारतीय बिरादरी सख्ते में आ गई है, गुस्से में भी है। बड़े पैमाने पर श्रीनिवास के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर घटना के विरोध में कमेंट किए जा रहे हैं। गारमेन कंपनी के अलावा भारतीय मूल के लोगों ने दोनों के परिवारों की मदद के लिए चंदा जुटाने की मुहिम को शुरू किया। अमेरिका में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने आलोक से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर श्रीनिवास के परिवार के साथ संवेदना जाहिर की है। स्वराज ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में भारत की राजदूत नवतेज सरना से घटना की जानकारी उन्होंने ली है और श्रीनिवास के पिता और भाई से भी उन्होंने बातचीत की है। स्वराज के मुताबिक श्रीनिवास के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। एक नजर डालते हैं कौन थे श्रीनिवास, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है।
32 साल के श्रीनिवास गारमेंट कंपनी में 2014 से काम कर रहे थे। उन्होंने साल 2005 में हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल किया था। बीटेक पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। यहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से साल 2007 में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। उनकी पत्नी सुनैना भी कंसास की ही एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती हैं। ये तमाम बातें जो हैं सामने आ रही हैं। अब आरोपी पर सोची समझी साजिश के तहत हत्या का प्रथम श्रेणी का मामला दर्ज किया गया है और उसकी जमानत राशि 20 लाख अमेरिकी डॉलर तय की गई। एफबीआई इस बात की जांच कर रही है कि कचिबोतला की हत्या पूर्वाग्रह से प्रेरित घृणित अपराध है या नहीं, लेकिन एक भारतीय मूल की जान अब वापस नहीं आ सकती। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं। जो अमेरिका लोकतंत्र के लिए विख्यात है, वहां के नागरिक आज भी नस्लीय हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इसे उन अमेरिकी नागरिकों की कुंठा भी कहा जा सकता है जो किन्हीं कारणों से वहां के वर्तमान समाज की प्रगति की धारा के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी खतरनाक बात है, खतरे की घंटी है कि नस्लीय हिंसा की ओर अमेरिका अगर जा रहा है तो वहां के नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जब आप जुमलेबाजी करते हैं इलेक्शन में तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ रहा होता है। अब बात करेंगे बीएमसी की। महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय और बीएमसी चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी पार्टियों को बड़ी जीत मिली, लेकिन ना तो भाजपा और ना ही शिवसेना अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने में सक्षम है। मतलब साफ है कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। बीएमसी की सत्ता पाने के लिए मुंबई में सियासी हलचल बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसकी और कैसे बनेगी सरकार। हालांकि तमाम विकल्पों की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऐसे बयान आए हैं जिनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना में बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए दोस्ती की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि बयानबाजी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी संभावना खत्म नहीं हुई है। हालांकि दोनों ही पक्ष मेयर पद के लिए दावा कर रहे हैं। वहां का सबसे इंपॉर्टेंट पद है ये जिसके लिए दावा किया जा रहा है, लेकिन साथ ही एक दूसरे के साथ मिलकर बीएमसी पर काबिज होने की संभावनाओं से भी इनकार कोई नहीं कर रहा। नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऐसे बयान आए जिनसे साफ संकेत ये मिल रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना में बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए दोस्ती की संभावना अभी भी है। हालांकि दोनों ही पक्ष मेयर पद के लिए दावा कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बीएमसी पर काबिज होने की संभावना पर भी बात कर रहे हैं। अब अगर बात नितिन गडकरी की जाए तो नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। हम बीएमसी में शिवसेना के साथ आ सकते हैं, ये नितिन गडकरी की ओर से बयान दिया गया है। बीएमसी के परिणामों का असर यूपी के चुनाव पर भी पड़ेगा, ये भी बताया गया। यूपी चुनाव से भी जोड़ दिया गया बीएमसी के परिणामों को और सब जगह पर एक तरह से जश्न मनाने की भी बात कही गई। शिवसेना और सामना अखबार ने बीजेपी का बहुत मन दुखाया है। वो अगर रोज हमले करना छोड़ दें तो दोनों बीएमसी में साथ आ सकते हैं। गडकरी ने स्वीकारा कि चुनाव से पहले विवाद हुए थे, लेकिन अब परिणाम आ चुके हैं। दोनों ही दलों के नेता समझदार हैं और दोनों के आपस में बैठकर ही वो तय करना चाहिए कि आगे क्या करें। मेयर किस पार्टी का होगा ये उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ही तय करेंगे, ये भी नितिन गडकरी ने कहा। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन गडकरी तो परिवहन मंत्री के रूप में कह रहे हैं, लेकिन आला कमान ने अधिकार दिया है कि बीएमसी में सरकार बनाने के लिए फैसला करने के लिए सारे अधिकार दिए हैं। मैं बीएमसी में शिवसेना के साथ सरकार बनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसे ज्यादा नहीं पढ़ा जाए, इसे ज्यादा बढ़ाकर ना कहा जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार का हिस्सा है, इसीलिए बीएमसी में शिवसेना अछूत नहीं है, लेकिन बैठक के बाद ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। हम पारदर्शिता के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, इसलिए जो भी फैसला होगा वो पारदर्शिता के एजेंडे पर ही होगा, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। बयानबाजी तमाम हो रही है, लेकिन अभी तक किसी ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने एक नजर डालते हैं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा।
हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस से हाथ भी मिला सकते हैं। शिवसेना इस बार ज्यादा एग्रेसिव मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस के पास भी जाने के लिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम साफ तौर से कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या फॉर्मूला हो सकता है? शिवसेना और बीजेपी के पास विकल्प क्या है, यह आपको बताएं। उससे पहले अन्य के पास जो 14 सीटें हैं उनका समीकरण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 14 अन्य में समाजवादी पार्टी की 6 सीटें हैं, 3 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास हैं, 4 निर्दलीय हैं और 1 सीट अरुण गौड़ी की पार्टी अखिल भारतीय सेना के पास चली गई है, जिस पर उनकी बेटी गीता गौड़ी जीती हैं। अगर शिवसेना और बीजेपी हाथ नहीं मिलाते तो बीएमसी के लिए 3 विकल्प निकलकर सामने आते हैं। उस विकल्प को हम आपको बताते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पहला विकल्प जो है वो ये कि शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिला ले, मतलब शिवसेना के 84 और कांग्रेस के 31 मिलकर हुए 115, यानी बहुमत से 1 सीट ज्यादा। दूसरा विकल्प, शिवसेना एनसीपी एमएनएस और अन्य को साथ मिला ले, मतलब 84, 9, 7 और 14 मिलकर हुए 114, यानी कि बहुमत के एकदम बराबर। तीसरे विकल्प की बात करें तो बीजेपी एनसीपी एमएनएस और अन्य को साथ मिलाकर दावा करें, मतलब 82, 9, 7 और 14 मिलाकर हुए 112, यानी बहुमत से फिर भी 2 पीछे हैं। चौथा विकल्प जो है वो ये रहा, शिवसेना और बीजेपी आपस में बात करके 2.5 साल के लिए अपना मेयर बना ले। लेकिन जिस तरह के हालात दोनों के बीच अभी हैं, जिस तरह से सामना में लेख लिखे जाते हैं, उससे इस विकल्प के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब, इसका विश्लेषण जो सामने आता है वो ये कि शिवसेना के नेता बयान चाहे जो भी दें, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि शिवसेना का काम बिना बीजेपी के नहीं चलने वाला, क्योंकि दोनों गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, दोनों राज्य में सरकार चला रहे हैं। तल्खी का अंदाज ही सही सामना में भले ही दिखे, लेकिन शिवसेना को पता है कि कांग्रेस के साथ सत्ता में रहना उसकी राजनीतिक विचारधारा और कार्यशैली के लिए कितना विपरीत है। रही बात बीजेपी की, तो इसके सभी नेता गंभीर और सधा हुआ अभी तक बयान तो दे रहे हैं और उनकी कोशिश भी यही है कि तल्खी इतनी ना बढ़ जाए कि भविष्य में गठबंधन के धागे ही तार तार हो जाएं। यही नहीं, सत्ता पर काबिज होने से पहले दोनों दल चाहे जो कहें, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि बिना एक दूसरे के दोनों अधूरे हैं। ताकत बीजेपी की बढ़ी जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि शिवसेना को दुत्कार दिया जाए, और शिवसेना की भी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं कि बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती रहे। वैसे सरकार बनाने से पहले दोनों तरफ से आ रहे बयान ये भी दर्शा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को दबाव में लाना चाह रहे हैं, लेकिन इस राजनीति से कोई भला नहीं होने वाला, ये समझना होगा दोनों पार्टियों को, ना तो शिवसेना का और ना ही बीजेपी का। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि राहुल की मैच्योरिटी पर किस तरह से सवाल उठे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। Prime Time News at 9. Prime Time News at 9. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जो आपके दिल को एक बार झकझोर देगी। आप भी खबर जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत देश के भीतर किस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पनप रही हैं। जेएनयू में साफ जेएनयू का जो जिन था वो एक बार फिर से जाग गया है। डीयू को अब दूसरा जेएनयू बनाने की जोरदार कवायद तेज हो गई, जिसकी बानगी पुलिस मुख्यालय के बाहर देखी गई। रामजस कॉलेज में हुई घटना के बाद मामले को तूल देकर उसे बेवजह और जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, और इसी मनमानी ने सुदर्शन न्यूज की खबर पर एक और मुहर लगा दी। सुदर्शन न्यूज लगातार ये बात आपको बताता रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो जेएनयू देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों का गढ़ है। ये बार बार आप तक हमने बताया है, इस खबर को पहुंचाया है, जिसका खात्मा जल्द से जल्द होना ही चाहिए। साथ ही सुदर्शन न्यूज ये भी चेताता रहा है
कि अगर देश विरोधी गतिविधियां जेएनयू से खत्म नहीं की गई तो इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और हुआ भी वही। जो देश विरोधी जिन्न अब तक जेएनयू तक सीमित था, या यूं कहे कि जेएनयू में बरसों से यह जिन्न पाला पोसा जा रहा था, वही देश विरोधी ताकतें अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वामपंथियों का गुट आइसा ने हाई प्रोफाइल ड्रामा दिन भर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस को भारी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों से दो चार भी होना पड़ा है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे रामजस कॉलेज से यह विवाद किस तरीके से उठा और दिल्ली पुलिस मुख्यालय में किस तरीके से मनमानी की गई, वो भी आपको बताते हैं। क्या है यह पूरा मामला? राष्ट्रद्रोही उमर खालिद को जानबूझकर डीयू में बुलाया गया। यह जानबूझकर ही किया गया है, क्योंकि उमर खालिद को बुलाना अपने आप में सोची समझी रणनीति लगती है। आरोपी आतंकी उमर खालिद को बाकायदा विरोध की संस्कृति नामक साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका एबीवीपी ने जोरदार विरोध किया, घोर विरोध किया और अंजाम आइसा और एबीवीपी के बीच झड़प हुई। देश विरोधी ताकतों ने एक दिन बाद पुलिस मुख्यालय में जबरन जाकर मनमानी कर ली। बेवजह दिन भर एबीवीपी पर कार्रवाई की वो मांग करते रहे। अब बताते हैं आपको सुदर्शन न्यूज ने किस तरह का स्टैंड लिया था। सुदर्शन न्यूज ने बार बार आपको यह बताया था, कई सालों से यह हम बताते रहे हैं कि जेएनयू के अंदर पनप रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को हम उजागर करते रहे हैं आपके सामने, और सरकार को इस बात से चेताता रहा है सुदर्शन न्यूज कि इसका जड़ से खात्मा होना चाहिए, ताकि ये आतंकी गतिविधियां पनपने से पहले ही दम तोड़ दें। लेकिन पिछली सरकारों ने इसे खत्म करने की बजाय और भी बढ़ा दिया, वामपंथियों को बचाया गया, और इसी का नतीजा है कि आज ये राष्ट्र विरोधी ताकतें आस्तीन का सांप बन गई हैं। जिस थाली में खा रही हैं उसी में छेद करने में तनिक भी गुरेज नहीं करती। मौजूदा सरकार ने जब उमर खालिद, कन्हैया जैसे तमाम देश के गद्दारों को जेल भेजा तो वामपंथी और आतंकी ताकतें बेहद कमजोर हो गई थी। बौखलाहट में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए जेएनयू से बाहर निकलने की कोशिश भी की। नतीजा, डीयू में अपनी सेंध लगाने की कोशिश उनकी नाकाम हुई है। लेकिन सुदर्शन न्यूज एक राष्ट्रवादी चैनल है, जिसका मकसद चैनल ही नहीं देश नंबर 1 बनाना है, जो हम कहते भी हैं। और अपनी इसी मुहिम के तहत देश भर में जहां कहीं भी देश विरोधी ताकतें और गद्दार नजर आएंगे, सुदर्शन न्यूज इनकी करतूत जनता और सरकार के सामने लाता रहेगा। हम आपके सामने लाते रहेंगे, ये वादा है आपसे। ऐसी आतंकी गतिविधियों पर विरोध के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग हम करते रहेंगे। अब जरा बात भारतीय राजनीति के गिरते स्तर की भी कर लेते हैं। भारतीय राजनीति का स्तर लगातार ही गिरता जा रहा है। किसी भी विवादित बयान को नेता ऐसे फॉलो करते हैं जैसे उस बयान की देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति अखिलेश यादव के जिस बयान को लेकर गरमाई है, उसी बयान को अब गुजरात के पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल ने दे दिया। हार्दिक ने कहा कि 44 पाटीदार विधायक केवल गधे हैं। हार्दिक पटेल ने विधायकों को गधा कहा जो 44 पाटीदार हैं। हार्दिक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि बीजेपी के कहने पर जिन विधायकों ने मेरा साथ नहीं दिया, उनके डीएनए में ही खोट है। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पटेल ने यह पहली बार ऐसा बयान दिया हो। उन्होंने 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन में भी इसी तरह के बयान दिए थे। अगस्त में इस हिंसक आरक्षण आंदोलन में एक पुलिसकर्मी समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ये भी जिम्मेदार थे। अपने विवादित बयान के कारण ही उन पर राजद्रोह के 2 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल जुलाई में उनको जमानत दी थी और वो 9 महीने बाद सूरत की लाजपुर सेंट्रल जेल से छूटे थे और 6 महीने के लिए उनको गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था। हार्दिक ने ये 6 महीने का अज्ञातवास राजस्थान के उदयपुर में काटा था, लेकिन घर वापसी के बाद भी उन्होंने अपने तेवर नहीं बदले, क्योंकि हार्दिक पटेल का वही अंदाज है जो अरविंद केजरीवाल का है। अराजकता से जुड़े हुए नजर आते हैं जब भी वो बात कर देते हैं। उनके इस बयान को सुनकर यह लगता है कि उन्होंने अपने आप को और राजनीति को देश से ऊपर मान लिया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो आरक्षण के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको यह भी बता दें कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और बीजेपी पर उनके आरोप
उनकी आगे की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेंगे। सूरत क्राइम ब्रांच में अपनी पेशी के बाद भी हार्दिक पटेल मेहसाणा नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अन्य मामले की सुनवाई पूरी होने तक हाईकोर्ट ने उनके वहां जाने पर रोक लगा रखी है। तो साफ तौर से ये चुनाव से पहले एक तरह से भावनात्मक जो है लोगों को अपनी ओर खींचने का भी एक तरीका है। इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं तो अटेंशन पाना होता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोग जब मुझसे पूछते हैं कि इतने बड़े आंदोलन से आपको क्या मिला, तो मेरे पास एक ही जवाब है कि मुझे 44 पाटीदार गधे मिले हैं। पाटीदार विधायकों को, जो पाटीदारों का नेतृत्व करते हैं, उन्हें गधा कह रहे हैं हार्दिक पटेल। ये आपको बात सुन लेनी चाहिए और याद रख लेनी चाहिए। जो हमारे 14 युवा पाटीदारों की मौत के बाद भी कुछ नहीं बोल पाए। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं हार्दिक पटेल ने इस हिंसक आंदोलन से क्या कुछ हासिल किया है। साल 2015 में हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन शुरू किया है। इस हिंसक आंदोलन में एक पुलिसकर्मी समेत 11 लोग मारे गए थे। हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह के 2 मामले दर्ज हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने जुलाई 2015 में उनको जमानत दी थी। हार्दिक 9 महीने के बाद सूरत की लाजपुर सेंट्रल जेल से छूटे थे। तो क्या है पूरा मामला, हार्दिक पटेल की किस तरह की है राजनीति और क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हार्दिक पटेल को लेकर हम बात कर रहे थे। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जिस बयान को पूरी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, जो गधे वाला बयान हमने आपको दिखाया था, बताया था, वो हम आपको अब बताते हैं। ये गधा यूपी की चुनावी रैली से शुरू हुआ है और गुजरात तक बस कुछ ही समय में पहुंच भी गया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने टीवी पर आने वाले विज्ञापन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि टीवी पर गुजरात के गधों वाला विज्ञापन आता है और गुजरात के लोग गधों का प्रचार करते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि गधे अपने मालिक के वफादार होते हैं। मैं तो गधों में भी प्रेरणा लेता हूं, जबकि लोग उनका मजाक बनाते हैं। उन्होंने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम को ऐसा बयान देने से पहले पता कर लेना चाहिए था कि कांग्रेस ने गुजरात के गधों पर डाक टिकट जारी किया था। हम आपको अखिलेश का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने बोला था, लेकिन उससे पहले हार्दिक का बयान भी सुन लीजिए। લોકો પૂછતા હોય કે તમને આવડા મોટા આંદોલનમાં શું મળ્યું, એટલે અમારે ના છૂટકે કહેવું પડે કે 44 ગધાડા આપણને મળ્યા છે। પણ એકાદો સિંહ નલિન કોટડિયા જેવો આપણને મળી ગયો। પણ સમાજને જ્યારે આવડો મોટો ઇતિહાસ બન્યો હોય, સમાજની અંદર આવડો મોટો પ્રસંગ બન્યો હોય, સમાજની અંદર 14 યુવાનોની હત્યા થઈ હોય અને ત્યારે જો આ 44 ધારાસભ્યો કાંઈ ન બોલતા હોય तो आपला माटे दुखनी बाबत है। कह रहे हैं 44 विधायक गधे के रूप में मिले हैं, जो बोलते कुछ नहीं है, पाटीदारों के लिए किसी भी तरह की बात नहीं कह रहे हैं। ये हार्दिक पटेल बता रहे हैं। अब आप अखिलेश का बयान भी सुन लीजिए। कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है।
और जो एड है वो ये है जो टीवी पे हमने देखा है। तो आपने सुना इस बयान को, और इसी वजह से इस बयान की आलोचना भी हो रही है। जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। वाइल्ड लाइफ एनिमल को लेकर, एनिमल्स जो हैं उनको लेकर अगर इस तरह की बात की जाती है तो ये दर्शाता है कि अखिलेश कितना जानते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में और एनिमल्स के प्रोटेक्शन के बारे में भी। हमें लगता है कि हार्दिक पटेल ने भी शायद यही सोचा होगा कि ऐसे विवादित बयान देकर वो जल्दी ही लाइमलाइट में आ जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह दिया था कि पाटीदार नेता विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। यहां हमें यह समझ नहीं बिल्कुल आ रहा। अगर आपको समझ आए तो जरूर समझिएगा। हार्दिक पटेल जिनको अभी खुद बहुत सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, वो किसी दूसरे को सबक सिखाने की बात कैसे कर सकते हैं जब सबक सीखने की बात हार्दिक पटेल की ओर से कही जा रही है। पूरा मामला आपने देखा और सुना, लेकिन अगर हार्दिक समझदार होते तो शायद ऐसे विवादित बयान को देने से बचते। तो हार्दिक पटेल में कितनी समझदारी है ये हम आपको बताते हैं। आंदोलन से मिले गधे। हार्दिक ने कहा कि उनके 44 पाटीदार विधायक केवल गधे हैं। ये गधे उनको इतने बड़े आंदोलन से मिले हैं। आंदोलन से ही इनको गधों की पूरी जमात भी मिली है। इन गधे विधायकों के डीएनए में ही खोट है। अब हार्दिक पटेल ये भी बता रहे हैं कि इनका डीएनए भी गलत है, इनके डीएनए में खोट है। ये गधे 14 युवा पाटीदारों की मौत के बाद भी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा। बीजेपी के कहने पर विधायकों ने उनका साथ नहीं दिया, ये बात भी हार्दिक पटेल ने कह दी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि हमारे नेता जो अपने आप को जनता का सेवक या उनके सुख दुख का साथी बताते हैं, वो चुनाव के नजदीक आते ही आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते हैं। यहां तक कि बयानों में पद की गरिमा और अपनी मर्यादा को लांघने से भी परहेज नहीं करते हैं। हार्दिक पटेल का उदाहरण है आपके सामने, अखिलेश यादव का उदाहरण है आपके सामने। हमें यह लगता है कि अगर नेता ऐसे ही विवादित बयान देते रहेंगे तो आने वाले समय में राजनीति इतनी प्रदूषित हो जाएगी, इतनी गंदी हो जाएगी कि देश का युवा उसमें भागीदार होने से बचने लगेगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है और देश की राजनीति में सक्रिय हो रहा है, लेकिन नेताओं को शायद ये बात हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो अपने फायदे के लिए समय समय पर ऐसे बयान देने से भी परहेज नहीं करते। यूपी का चुनाव आपके सामने ही है, उसमें आप देख ही रहे हैं। हार्दिक युवा जरूर हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका कतई समझदारी भरा नहीं है। उन्हें एहसास ही नहीं कि जिन नेताओं को जन नेता बनने के लिए अंततः गंभीरता की जरूरत होती है, जिसकी घोर कमी हार्दिक पटेल में फिलहाल दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं घाटी की, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। वैसे भी पाकिस्तान से और उम्मीद कुछ होती नहीं है, नापाक हरकतें ही वो करता रहा है, करता रहेगा। हमारे देश की शांति पड़ोसी देश पाकिस्तान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन जाती है और अपनी इसी परेशानी को कम करने के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी के लिए उसको कम करना पड़ता है तो पाकिस्तानी सीमा पार से भारत में आतंकियों को भेज रहा है। पाकिस्तान आतंक के खिलाफ चाहे जितना भी शोर मचा ले, लेकिन इसके खिलाफ हमें ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आतंकियों में हमारी सेना का कितना खौफ है उसका जीता जागता उदाहरण है अखनूर सेक्टर की घटना। यहां बीएसएफ ने एक महिला घुसपैठियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया। वहीं शोपियां में आतंकियों ने घात लगाकर सैनिकों पर हमला किया, जिसमें हमारे 3 बहादुर जवान शहीद हो गए और 5 घायल भी हुए हैं। आतंकियों में हमारे सैनिकों का इतना खौफ है कि अब वो हमारे देश की शांति में सेंध लगाने के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। अब डर देखिए किस तरह से बैठ गया है। बीएसएफ की 33 बटालियन ने गुरुवार देर रात फगवारी सीमा चौकी के पास एक महिला घुसपैठिए को ढेर कर दिया। बीएसएफ ने इस महिला को कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो फिर भी हमारी सीमा में, भारत की सीमा में दाखिल हो गई। इसके बाद जवानों ने क्रॉस फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस महिला के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका यह भी है कि दहशतगर्द कश्मीर में पनाह लेने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए सीमा पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। वहीं दूसरी घटना कश्मीर के शोपियां में हुई है। यह हमला बताता है कि दहशतगर्दी की जो दहशतगर्द हैं उनके हौसले हमारे शेर जवानों के सामने कितने ज्यादा पस्त हैं, क्योंकि उन्होंने सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया।
वैसे तो पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद से ग्रस्त है, लेकिन वो भारत की शांति में सेंध लगाने की अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। जब भी भारत आगे बढ़ने लगता है, जब भी शांति आने लगती है, पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोशिश की जाती है भारत को अस्थिर करने की। पाक के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी कितने बहादुर हैं, इसका पता तो इस हमले से ही चल गया है, जिसमें महिलाओं को अब भेजा जा रहा है। आतंकियों के घात लगाकर किए गए इस हमले में हमारे देश के 3 बहादुर जवान शहीद हो गए और 7 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। इस क्रॉस फायरिंग में एक महिला की भी मौत हुई है। वहीं सेना ने पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे सैनिक हर मौसम और परिस्थिति में देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने में कभी पीछे नहीं हटते। ये बात किसी से छुपी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर यह हमला किया। अब आपको रूबरू कराते हैं इस पूरी खबर से। दरअसल आतंकियों का हमला सुरक्षा बलों पर तब हुआ जब वो दक्षिण कश्मीर के शोपियां के कुंग में सर्च ऑपरेशन करके लौट रहे थे। गुरुवार रात करीब 2 बजे RR-44 RR के सुरक्षा बलों का दस्ता जब मूल चित्रगाम गांव में पहुंचा, तब आतंकियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। घात लगाकर जब हमला किया जाता है तो सीधे तौर पर किसी तरह का हमला नहीं होता, पीछे से वार होता है। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। वहीं 50 मिनट तक चली क्रॉस फायरिंग के दौरान अपने घर में मौजूद एक महिला की गोली लगने से भी मौत हो गई। इस हमले के बाद सैनिकों की और भी टुकड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और फरार आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया। हालांकि इस हमले में यह बात भी सामने आ रही है कि सेना के जवान सरकारी बख्तरबंद गाड़ी में नहीं बल्कि एक निजी वाहन में थे। मृतकों में एक वाहन का चालक था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, यह आधिकारिक तौर पर नहीं है। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां खड़ी कई कारें गोलियों का निशाना बन गई। आतंकियों ने जवानों पर राइफल, ग्रेनेड और UBGL से हमला किया। इस हमले में शहीद हुए सिपाही विकास कुमार, सिपाही श्रीजीत MJ और सिपाही गुलाम मोहम्मद राथर को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं घायल सैनिकों में लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश झा, मेजर अमरदीप सिंह, नायक सुरेंद्र कुमार, नायक सुमेर सिंह और सिपाही अजय पाल सिंह पर हमें नाज है। इस हमले में घायल हुई जाना बेगम ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। ये तमाम बातें हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जनवरी से अब तक कश्मीर में हमारे सैनिकों पर कितने हमले हुए, कब कब आतंकी हमले हुए हैं। 24 जनवरी 2017 कश्मीर के गांदरबल में जवानों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। जवानों ने लश्कर के 2 विदेशी आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आतंकी 26 जनवरी में हमले की योजना बना रहे थे। 12 फरवरी को कुलगाम में सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक घर में छिप गए थे। यह हम आपको बता रहे हैं कि कब कब हमले हुए थे, ताकि रिमाइंड हो जाए आपको एक बार फिर से। इस मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों और जवानों के बीच कई घंटों तक एनकाउंटर चल रहा था। इसमें गोपाल सिंह भदौरिया शहीद भी हुए थे। राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान भी शहीद हुए थे। एक तरफ पाकिस्तान खुद आतंकियों के हमले से हलकान है, तो दूसरी तरफ वो कश्मीर और कश्मीरियत के नाम पर आतंकियों को भारत की सीमा में भेजकर खुद की पीठ को थपथपा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक मजबूर देश है? वहां की जनता मजबूर है जिहादियों की सोच पर जीने के लिए। पाकिस्तान की आम जनता अमन पसंद हो सकती है, लेकिन जो सत्ता में है वो भारत विरोध पर ही अपनी दुकान को चलाते हैं, क्योंकि उनकी दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन वो भारत का विरोध करना बंद कर देंगे। सेना के बड़े अफसर से लेकर ISI के बड़े कर्ता धर्ता की अगर हम बात करें तो उन सब की दुकान भारत विरोध पर ही चलती रही है, चलती रहेगी जब तक वो रहेंगे। इस नेक्सस को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वहीं शहीद हुए सैनिकों को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। हम आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी बताते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। 1998 से 2017 तक जो हमले हुए, 1998 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में 14,741 लोग आतंकी हमलों में मारे गए। ध्यान दीजिएगा इस आंकड़ों पर, 14,741 लोग आतंकी हमलों में मारे गए हैं। इन हमलों में हमारे देश के 6,274 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। साल 2008 में सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, और तब किनकी सरकारें थी, किस तरह का प्रशासन था, इस पर भी आपको सवाल जरूर करने चाहिए, जरूर पूछने चाहिए। फिर सवाल तो यही है ना कि आखिर
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम निपटे कैसे? इसका तो बस एक ही रास्ता दिखता है और वो ये है कि सुरक्षा में जीने के लिए मरने को तैयार भी रहना। यह आक्रामक रणनीति ही जिहादियों के हौसले पस्त कर सकती है, क्योंकि ये जिहादी मरने मारने पर उतारू होते हैं, मरने के लिए ही आते हैं। इजराइल सरीखा देश अगर अपने वजूद को बचा पाया है तो सिर्फ एक ही रणनीति के चलते, और वो रणनीति है आक्रामक कार्रवाई की। पिछले 3 दशकों में जिस प्रॉक्सी वार को भारतीय सेना और यहां के सुरक्षा बलों ने लड़ा है उसको सैल्यूट है, क्योंकि तमाम विरोध के बावजूद भी सेना ने कश्मीर को आतंकियों के हाथों में नहीं आने दिया। हम सलाम करते हैं देश के सैनिकों को जो अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। यह हमारे देश के सैनिकों का ही मजबूत हौसला है कि उनके सरहद पर होने से हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, हम टीवी देख पाते हैं, खबर देख पाते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। सरहदों की रक्षा के लिए हमारे जवान झुलसा देने वाली गर्मी और सर्दियों में हड्डियों को गला देने वाली सर्दी में भी उफ तक किए बगैर भारत माता की रक्षा के लिए अपने सारे सुख चैन छोड़कर मुस्तैद हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के पार भारतीय अर्थव्यवस्था की बात। एक छोटा सा ब्रेक। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9। प्राइम टाइम के आखिरी चरण में स्वागत है आपका। अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की हम करेंगे, एक ऐसे रिपोर्ट की जिसका तारुफ आम आदमी और भारत की मूलभूत अर्थव्यवस्था से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रिपोर्ट का सकारात्मक या नकारात्मक असर जरूर पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उस अनुमान की जिसके मुताबिक नोटबंदी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तनाव की स्थिति तो बनी है, लेकिन अगले कुछ सालों में वृद्धि दर 8% से अधिक होने का अनुमान बताया जा रहा है IMF की ओर से। IMF के अनुसार 2016-17 में भारत की वृद्धि दर घटकर 6.6% रहने का अनुमान है। IMF का यह मानना है कि नोटबंदी से अस्थायी बाधाओं के कारण अर्थव्यवस्था में आए तनाव से भारत की वृद्धि दर 2016-17 में घटकर 6.6% रहेगी। IMF ने अगले साल भारत की GDP ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 4 साल में ग्रोथ को 6.6% रहने की बात कही है। IMF ने ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कैश की किल्लत को दूर करने पर IMF ने यह जोर दिया है। IMF का यह भी कहना है कि 4 तिमाही में भी नोटबंदी का असर ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि IMF का अनुमान और आकलन किस तरह से है। आपको अगर याद हो तो इससे पहले अमेरिकी थिंक टैंक ने भी यही बात कही थी कि अर्थव्यवस्था तेजी से आप लोगों की बढ़ेगी, भारत की बढ़ेगी। 2017 की शुरुआत में महंगाई 4.75% रहेगी। महंगाई RBI के 5% लक्ष्य के करीब रह सकती है। वित्त वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में महंगाई दोबारा बढ़ सकती है, यह भी अनुमान है। GST से भारत की GDP ग्रोथ 8% से भी ज्यादा संभव है। यह बहुत बड़ा ग्रोथ होगा अगर होता है। वित्त वर्ष 2017 में 3.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल होने का भी अनुमान है। IMF का यह भी मानना है कि ग्लोबल डिमांड में कमी से भारत के एक्सपोर्ट में दबाव बना रहेगा और PSU की बैलेंस शीट की वजह से ग्रोथ पर भी इसका असर संभव है। IMF ने कहा है कि 8 नवंबर 2016 के बाद नकदी की कमी और भुगतान दिक्कतों में खपत और व्यापारिक गतिविधियों को कमतर आंका गया और वृद्धि के क्रम को बनाए रखने के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई। वृद्धि दर 2017-18 में बढ़कर 7.2% रहने का अनुमान है। IMF का यह भी कहना है कि नकदी की कमी के कारण विशेषकर निजी खपत से फौरी बाधाओं का असर वृद्धि पर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि नकदी की कमी दूर होगी तो अनुकूल मानसून, तेल की नीची कीमतों और आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने की दिशा में सतत प्रगति से वृद्धि को समर्थन भी मिलेगा। IMF ने यह भी कहा कि GST लागू होने से भारत की GDP वृद्धि मध्यम अवधि में 8% से अधिक भी हो जाएगी। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की बेहतर तरीके से उसे करने के लिए एकल राष्ट्रीय बाजार
सज्जित करने में भी मदद मिलेगी। मुद्रा कोष में यह कहा गया कि जीएसटी से उम्मीद की तुलना में अधिक लाभ होगा और आगे और भी संरचनात्मक सुधारों से वृद्धि को मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कर राजस्व जीडीपी अनुपात जो है वो 17.5% है, अन्य उभरते बाजारों की तुलना में फिलहाल कम है। जीएसटी वृद्धि पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्राथमिक आधार पर प्राइमरीली ये कहा जा सकता है कि इसका क्रियान्वयन होना ही चाहिए। जीएसटी से मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा, साथ ही कर सुधार भी जारी रहेगा। कंपनी कर की दर चरणबद्ध तरीके से 4 साल में 30% से 25% पर लाया जाएगा। जीएसटी ज्यादातर मौजूदा अप्रत्यक्ष कर को समाहित करेगा, जिसमें उत्पाद शुल्क होगा, बिक्री और सेवा कर भी शामिल होगा, जिससे चीजें भी आसान हो जाएंगी और साफ तौर से महंगाई पर भी असर पड़ेगा। अब बात आईएमएफ का अनुमान जो है और उसके सुझाव जो भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि यह संस्था भी ये मानती है कि जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को धार मिलेगी। ऐसे में जीएसटी के पूरे देश में प्रभावी होने की हम सबकी अपेक्षा है। ये साफ तौर से निकलकर सामने आ रहा है कि ये हम सबकी ये अपेक्षा है कि हम सामने आए और अर्थव्यवस्था को लेकर जो ये पूरी खबर सामने आई, जो अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं समझते उनको एक लाइन में ये समझना चाहिए कि अगर अर्थव्यवस्था आगे जाती है तो महंगाई कम होगी, आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल प्राइम टाइम न्यूज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपने फीडबैक हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज और ट्विटर पर @सुदर्शन टीवी पर भेज सकते हैं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, किस तरह के इसमें कंटेंट की जरूरत है, और आप भी अपने सुझावों को भेज सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद। प्राइम टाइम न्यूज एट 9।